साथियों नमस्कार। आज हम कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करने वाले हैं और वो बिंदु आप सबके लिए लाभप्रद होंगे। खास करके जब हम लोग बात करते हैं नारी सशक्तिकरण के संबंध में, नारी के उत्थान के संदर्भ में, तो इसमें कुछ बातें निकल करके आती हैं और वो बातें आती हैं जैसे पितृसत्तात्मक क्या है, नारीवाद क्या है, महिलाओं के अधिकार कब कब मिले, किन किन चीज़ों में मिले, कौन कौन से एक्ट बनाए गए, इन सब को जानना जरूरी है। अगर हम इन सभी को जान नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में उन्हें उनका जो अधिकार है वो दे पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम इन सभी तथ्यों पे आज बात करें। एक शब्द आता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक एक ऐसी व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में एक महिला अपने पिता, पति या भाई के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत करती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक स्त्री हर प्रकार से किसी न किसी पुरुष के अधीन रहती है। इसके अलावा इस व्यवस्था के अंतर्गत एक स्त्री बेटी, बहन, माँ या पत्नी के रूप में सदैव परिवार के किसी न किसी पुरुष वर्ग के अधीन ही रहती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पितृ प्रधान व्यवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पितृ प्रधान व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक संगठित समाज में पुरुष प्रधान शक्ति की संरचना का प्रतीक है जो हर प्रकार के महिलाओं के विकास में बाधा डालता है। अगर हम लोग बात करें तो पितृसत्तात्मक या पितृसत्ता है, इसके कुछ प्रकार भी हैं। इसको भी हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं। एक होता है निजी पितृसत्ता। निजी पितृसत्ता एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाएं समान रूप से घर के किसी पुरुष सदस्य के अधीन रहती हैं। निजी पितृसत्ता का यह रूप मुख्य रूप से घरों में पाया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण महिलाएं अपना संपूर्ण जीवन परिवार में जो परिवार के प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं पुरुष, उनके अधीन रह करके अपना जीवन व्यतीत करती है। एक होता है सार्वजनिक पितृसत्ता। सार्वजनिक पितृसत्ता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें अधिकांश महिलाएं घर के बाहर भी यदि कहीं कार्य कर रही हैं तो वहाँ भी पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वो उनके अधीन कार्य करती हैं। सार्वजनिक पितृसत्ता अधिकतर कार्यालयों में, कारखानों में, दफ्तरों में, बाजार में और अन्य स्थानों पर भी, सामाजिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर पाया जाता है, जिसमें हम वहाँ महिलाओं को कमतर आंकते हैं। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के पितृसत्ता होते हैं जिसको हम लोग समाज में देखते आ रहे हैं। अगर हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना चाहें, इसको हम लोग इसके प्रकृति को, विशेषताओं को जानना चाहें तो कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देंगी, समझ में आएगा कि ये पितृसत्ता के भाग हैं। हम इसको समझ सकते हैं कि यह एक सामाजिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत परिवार एवं समाज के महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भूमिका अधिक होगी। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक कार्यों, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म आदि के कार्यों में भी पुरुषों का अधिकार अधिक होता है महिलाओं की तुलना में। इसी संदर्भ में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि साबरीमाला मंदिर का भी जो मामला था उसमें महिलाओं ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में जा करके उन्हें न्याय मिला और वो मंदिर में प्रवेश कर सकती है। दूसरा अगर हम देखें इसके पक्ष तो पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था में पुरुषों के समस्त गतिविधियों का केंद्र मानकर परिवार के समस्त निर्णय लिए जाते हैं। जब निर्णय लिए जाएंगे तो उसके केंद्र में पुरुष होंगे। इसके अलावा पितृसत्तात्मक परिवार में घर के सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी पुरुषों के द्वारा ही लिए जाएंगे। महिलाओं की भूमिका नहीं के बराबर होगी, काफ़ी कम होगी।
आगे देखते हैं तो जो हमारे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसे महिलाएं पूरी तरह पुरुषों पर आश्रित होती हैं। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की अनुमति के बिना कहीं आने जाने का अधिकार भी नहीं होता। इसके अलावा पितृसत्ता व्यवस्था में बच्चों की पहचान उसके माँ के नाम से ना होकर केवल उसके पिता के नाम से होती है। पितृसत्ता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो महिलाओं की संपूर्ण गतिविधियों को किसी न किसी पुरुषों के, जो प्रधान पुरुष हैं परिवार के, उनके नियंत्रण में रखा जाता है। केवल इतना ही नहीं, पितृसत्ता व्यवस्था में महिलाओं को घर की वस्तुओं, जमीन जायदाद पर भी अधिकार नहीं होता। इन पर भी केवल पुरुषों का अधिकार होता है। हम लोग आगे बात ये भी करेंगे कि इसमें बदलाव किए गए हैं स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में, स्वतंत्रता के बाद भी, और जो एक्ट हैं उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या सुधार किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पितृसत्ता यदि है तो इससे क्या नुकसान है समाज को, महिलाओं को, क्यों पितृसत्ता नहीं होना चाहिए? पितृसत्ता लंबे समय से चला रहा है, महिलाएं इसकी आदी हो चुकी हैं। महिलाएं अपने आप को उनके नियंत्रण में रह करके, उनके साथ रह करके वो अब सामान्य समझती हैं उसको, अब समझती हैं कि शायद इसके बाहर जाना, इसके विरुद्ध में बोलना या अपने अधिकार के लिए अपनी बातों को रखना समाज के अनुशासन के विरुद्ध होगा, समाज के नियमों के विरुद्ध होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर में पितृसत्ता के क्या नुकसान है। पितृसत्ता व्यवस्था को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी व्यवस्था है जिसे पुरुष प्रधान होता है। यह अगर कहा जाए तो महिलाओं के दृष्टिकोण से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। पितृसत्ता व्यवस्था में अधिकांश पुरुष अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण महिलाएं समाज में बराबरी नहीं कर पाती हैं। पितृसत्ता व्यवस्था में महिलाएं कई दशकों से पुरुषों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बनती आई हैं। पितृसत्ता व्यवस्था के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति किसी वस्तु के समान होती है, जिसके कारण महिलाओं की फैसले लेने की शक्ति और आत्मसम्मान एवं आत्मबल शून्य हो जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं के विवाह के पश्चात उनका उपनाम बदल दिया जाता है। यह एक ऐसी पारंपरिक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। इस कारण महिलाएं अपनी पहचान खोकर पूर्ण रूप से पुरुष वर्ग के लोगों पर निर्भर हो जा रही हैं। हमारी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो महिलाओं के हित में नहीं है, उनके अधिकार के हनन के संदर्भ में है। अगर एक परिवार में महिला पुरुष दो हैं या यही दो समूह महिला पुरुष पाए जाते हैं परिवार में, दोनों में सामंजस्य नहीं हो, एक किसी को डरा रहा हो, एक किसी से डर रहा हो, एक किसी के नियंत्रण में अधीन में हो और वो अपनी बातों को भी ठीक से न रख पा रहा हो, ये चिंता का विषय है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से बाधक माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को शक्तियों को दबाकर रखा जाता है, जिसके कारण महिलाओं का अक्सर सामाजिक रूप से शोषण होता है। कई इतिहासकार जो हैं उनका मानना है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के दृष्टिकोण से बेहद खराब होती है, जो महिलाओं को आज़ाद होकर जीवन व्यतीत करने की अनुमति तक प्रदान नहीं करती। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत परिवार का सबसे बड़ा पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है, जिसका अधिकार समस्त परिवार के सदस्यों पर बराबर होता है। परंतु यदि किसी परिवार में कोई महिला सबसे बड़ी होती है तो उसको परिवार का मुखिया नहीं बनाया जाता है।
प्रतिशतात्मक परिवार है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है? तो अगर इसमें हम देखें तो प्रतिशतात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। इसके अंतर्गत महिलाओं की शक्तियों एवं अधिकार पुरुषों की तुलना में बेहद कम है या नहीं के बराबर है। ऐसे समाज में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक रूप से अधिक श्रेष्ठता प्रदान की गई है, जिसके कारण समाज में दशकों से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। प्रतिशतात्मक समाज के आधार पर महिलाएं केवल पुरुषों द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन ही नहीं करती हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष ऐसे समाज में स्त्रियों को स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करने एवं निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, जिसके कारण महिला वर्ग समाज में प्रगति से वंचित रह जाती हैं। प्रतिशतात्मक व्यवस्था समाज महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव करता है, जिसके फलस्वरूप महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं उनको 50% आरक्षण के माध्यम से, लेकिन वो 50% आरक्षण महिलाएं कैसे ले पाएंगी जब उस पद के लिए वो अपने आप में उन्हें अवसर ही नहीं मिले योग्यता लेने के। बहुत कम ही महिलाएं हैं जो उस योग्य बन पाई हैं। बात अधिकार देने की नहीं है, बात अधिकार लेने योग्य बनाने की भी है। हमें चाहिए कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पढ़ाई में इतनी स्वतंत्रता दें, समाज में मुखर होने पर इतनी स्वतंत्रता दें कि वो लड़कियां पढ़ करके उस योग्य बन सकें कि अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। सरकार जो अवसर दे रही है 50% आरक्षण की, कितनी महिलाएं ले पाती हैं, क्यों नहीं ले पाती हैं? इन सभी बिंदुओं पे हमें चिंतन करना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से वो अधिकार हैं जो महिलाओं को प्राप्त हुए हैं कानूनी तरीके से।